सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं शिवम उत्तर प्रदेश के भावी अध्यापकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज इन्वायरमेंट की टेट और सुपर टेट की सीरीज में हम लोग अध्याय नंबर 5 करते हैं। और जो अध्याय नंबर 5 हमारा है वो है आश्रय एवं परिवार, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं शेल्टर एंड फैमिली। शेल्टर एंड फैमिली के बारे में इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ डिटेल में। हम लोग करेंगे आश्रय क्या होता है, आश्रय की परिभाषा देखेंगे, ठीक है। और घर, जो मनुष्य अपना घर किस किस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में कैसे कैसे घर बनाते हैं, ठीक है। जैसे कहीं पे आपका बांस का घर होता है, कहीं पत्थर का, कहीं लकड़ी का, कहीं सीमेंट का, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हवा महल जो आपका बना है ये सब कैसे बना है। परिवार के बारे में देखेंगे कि परिवार क्या होता है, ठीक है। सिंगल फैमिली या जॉइंट फैमिली क्या होता है, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। और आपका जो पारिवारिक वृक्ष है जो उसको देखेंगे। और जेनेटिक के बारे में पढ़ेंगे, आनुवंशिकता, जो ग्रेगर जॉन मंडल ने जो उनको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, इसके बारे में देखेंगे कि मटर के पौधे पे कैसे उन्होंने अपना पहली बार आविष्कार किया था, जेनेटिक्स के बारे में। और देखेंगे कि जो आपका ब्लड ग्रुप है AB OB, ठीक है, वो कैसे होता है। और प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से सारा विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं इस चैप्टर में। पूरा आपका कंप्लीट जो होगा आश्रय और परिवार का एक ही वीडियो में पूरा सार मिल जाएगा। इसमें से आपका टेट, सुपर टेट और सी टेट में एक प्रश्न पक्का यहाँ से आता है, एक प्रश्न फिक्स है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए और आज ही आप लोग 1 नंबर ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आश्रय की परिभाषा। आश्रय किसे कहते हैं, ठीक है। आश्रय का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जहाँ पे रहता है वह उसका आश्रय कहा जाता है। जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं, तो हमारा आश्रय क्या है, हमारा आश्रय घर होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग अपना आश्रय बनाते हैं, जैसे पक्षी अपना आश्रय बनाता है तो उसको घोंसला कहते हैं, नेस्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जीव होते हैं जो अपना घर नहीं बनाते हैं, जैसे कौन, बंदर। बंदर अपना जीव नहीं बनाता है, ठीक है। और कुछ जीव होते हैं जो मनुष्य के घरों में रहते हैं, ठीक है, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब मनुष्य के घर में रहते हैं। हाँ ठीक है, यही आपका आश्रय होता है। चलिए अब देखते हैं कि जानवरों के आश्रय के बारे में, कि जानवर कहाँ कहाँ किस प्रकार से अपना घर बनाते हैं। पहला हमारा ए वाला है कि मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव। जो ऐसे कौन से जीव हैं जो मनुष्य के घर में रहते हैं, तो कौन कौन से, कुत्ता है, बिल्ली है, छिपकली है, मच्छर है, मकड़ी है, चूहा है, चींटी है, ठीक है। चूहा गणेश जी की सवारी मारना नहीं चाहिए। अगर आपको भगाने का शौक है तो आप उनको ऐसी दवा आती है जो जिसकी गंध सूंघ के चूहा भाग जाती है, तो आप ऐसी दवा घर में रख सकते हैं, लेकिन मारना नहीं चाहिए, ठीक है। प्राणियों को मारना नहीं चाहिए, इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है, ठीक है। मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, मच्छर, मकड़ी, चूहा, चींटी, ये सब हो गए। दूसरा हमारा बी वाला है कि जंगल में रहने वाले जीव कौन कौन से हैं। कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो जंगल में, शेर, शेर जंगल का राजा होता है। हाथी हो गया, जो है हाथी के लिए पेरियार है जो है केरला में। हिरण, गैंडा, बाघ, मोर, चिंपैंजी, ये सब क्या है, जंगल में रहने वाले जीव हैं। अब हम देखते हैं तीसरा हमारा सी वाला है पेड़ पर रहने वाले जीव। आपके ऐसे कौन से जीव हैं जो पेड़ पर निवास करते हैं, उनका स्थान पेड़ पर होता है। जैसे बंदर हो गया, पांडा हो गया, स्लॉथ हो गया। स्लॉथ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्लॉथ मैंने जब आपको कराया था कि सजीव जगत, जिसमें आपको मैंने जंतु जगत कराया था, उसमें स्लॉथ के बारे में बताया था। स्लॉथ क्या करता है, 18-18 घंटे सोता है और पेड़ से उल्टा लटक के सोता है। तो कहाँ, पेड़ पर रहने वाला जीव होता है स्लॉथ, ठीक है। ये अच्छा तैराक भी है और शुद्ध और साफ जीव है स्लॉथ। अगला हमारा डी वाला है कि पानी में रहने वाले जीव। पानी में कौन कौन से, मछली, आपकी सभी मछलियाँ पानी में रहती हैं, ठीक है। गंगा डॉल्फिन जो आपका जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव है, गंगा डॉल्फिन, ये भी पानी में रहती है। व्हेल, ये स्तनधारी है जो बच्चे को देती है। व्हेल हो गया, बत्तख हो गया, सांप, मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ, ये सब आपके पानी में रहते हैं। अब देखते हैं जमीन पर रहने वाले जीव, ठीक है। जमीन पर कौन कौन से जीव रहते हैं, जैसे आपका कुत्ता हो गया, कुत्ता कहाँ रहता है, जमीन पर रहता है। बिल्ली हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, गधा हो गया, घोड़ा, ये सब जमीन पर रहते हैं। अब उभयचर, उभयचर का मतलब होता है कि पानी और जमीन, पानी और स्थल, ऐसे कितने जीव हैं जो पानी और स्थल दोनों में रहते हैं, उभयचर उनको कहा जाता है। तो जैसे आपका हो गया मेंढक हो गया, सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया। आप कहते होंगे पानी वाला सांप, तो उसको काटने से लोग मरते नहीं, उसमें ज़्यादा विष नहीं होता है। तो पानी में भी सांप पाया जाता है और स्थल में भी पाया जाता है। मेंढक भी जो पानी में होता है और स्थल में पाया जाता है। मगरमच्छ भी आपका पानी में और स्थल में पाया जाता है, ठीक है। चलिए हमारा अगला वाला है क्या, समूह में रहने वाले जीव। ऐसे कौन से हैं जो समूह में रहते हैं, जैसे मधुमक्खी, बी आपका जो है कहाँ रहती है, समूह में रहती है। मधुमक्खियाँ जो है समूह में रहती हैं। चींटियाँ आप देखते होंगे कि लाइन से चलती हैं चींटियाँ, वो समूह में रहती हैं, ठीक है। चींटियाँ अगर उनकी लाइन आप क्रॉस कर दोगे फिर भी वो अपने समूह में पहुंच जाती हैं। कैसे, रास्ता बदल के, क्योंकि उनकी गंध से, ठीक है, अपनी जो फॉर्मिक एसिड छोड़ती चलती हैं चींटियाँ, तो अपनी गंध से पहचान जाती हैं, ठीक। हाँ, दीमक, ये सब आपके ग्रुप में रहते हैं। और अगला हमारा है जमीन के अंदर बिल में रहने वाले जीव। ऐसे कितने जीव हैं जो बिल में रहते हैं, जैसे आपका हो गया चूहा, खेतों में जब पानी हम लोग सिंचाई करते हैं तो चूहे खूब निकलते हैं बिल से, ठीक है। सांप हो गया आपका, खरगोश हो गया, केंचुआ हो गया, ठीक है, ये सब बिल में रहते हैं। जब खेत में आप देखते होंगे केंचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है। ये सब कहाँ कहाँ रहते हैं, ये जमीन के अंदर बिल में रहते हैं, बिल में, हाँ, होल में रहते हैं, ठीक है। इतना हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कुछ जीव हैं और उनके आश्रय हैं, मतलब कौन कौन से जीव किस घर में रहते हैं उनके बारे में जरा थोड़ा इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक। शेर, शेर कहाँ रहता है, शेर रहता है माद में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेन, ठीक है।
कुत्ता रहता है कुक्कुरशाला में, केनल, बहुत इंपॉर्टेंट कुत्ता वाला, ठीक है, कुक्कुरशाला में, कुक्कुर जो गांव बोलते हैं कुक्कुर 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 कुक्कुर, तो वही है कुक्कुरशाला जिसको केनल में रखा जाता है कुत्ते को। मुर्गी कहाँ रखा जाता है? दरबा में, दड़बा जिसको कूप बोलते हैं, ठीक है। सुअर सूकरशाला में जिसको स्टाई बोलते हैं। मधुमक्खी कहाँ रहती है? छत्ता लगाती है। मधुमक्खी का छत्ता आप देखते होंगे, इसमें बहुत शहद पाया जाता है, ठीक है, शहद बहुत फायदेमंद होता है हमारे लिए, और ये मधुमक्खी छत्ते में रहती है। मनुष्य कहाँ रहता है? घर में रहता है, शेल्टर या होम में रहता है, शेड में रहता है। और पक्षी जो है घोंसला अपना बना के रहती है, नेस्ट में रहती है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं। हमारा अगला है कि मनुष्य के आश्रय के बारे में हमने देख लिया कि जीव जंतु कहाँ कैसे निवास करते हैं और आश्रय क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि मनुष्य का जो आश्रय होता है वो कैसे होता है। हम जानते हैं आश्रय हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन? अस्थाई आश्रय और अस्थाई, यानी परमानेंट एक होता है और एक जो नॉन परमानेंट होता है, ठीक है, अस्थाई होता है। तो परमानेंट घर कौन सा होता है? जैसे घर मनुष्य के रहने के लिए घर होता है, वहीं शेर का जो परमानेंट स्थान यानी अस्थाई आश्रय होता है वह जंगल होता है। हम बात करते हैं अस्थाई। अस्थाई क्या होता है? तंबू, टेंट और चिड़ियाघर। जैसे हम जानवरों को, जीवों को चिड़ियाघर में बढ़ते हैं, रख देते हैं, तो उनका अस्थाई घर है। लेकिन अगर वहीं हम उनको फ्री कर दें, वो अपने घोंसले में रहेंगी, जंगल में रहेंगे, ठीक है, पेड़ों पे रहेंगे, तो उनका अस्थाई घर वो होता है। और तंबू, तंबू मतलब टेंट, जिसको आप लोग शादी विवाह में क्या करते हैं? टेंट लगाते हैं, लगाते हैं कि नहीं? हाँ, अमिताभ बच्चन वाला गाना सुना है, हम तो बम्बू से तंबू लगाए बैठे। तो बम्बू क्या होता है? बम्बू होता है बांस। और बांस के घर कहाँ होते हैं? असम में। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में आया था। तो बम्बू से तंबू लगाए बैठे जो बॉलीवुड का गाना है वो आपका 1 नंबर दे दिया यहाँ से, बिल्कुल सही बात है, असम का। हाँ, तो अस्थाई जो होता है तंबू। जैसे आप कहीं टूर पे जाते हैं तो क्या कहते हैं? हम टेंट में रहेंगे, ठीक है। कहाँ रहेंगे? टेंट में। जैसे आप शिमला, मनाली, लेह, उत्तराखंड कहीं भी आप टूर पे जाते हैं तो आप वहाँ पे ज़्यादा रेंट पे टेंट ले लेते हैं, तंबू ले लेते हैं और अपना कैंप बना के वहाँ निवास करते हैं। तो वो अस्थाई घर होता है, टेंट आपका अस्थाई घर होता है। चलिए, हम तो बम्बू से तंबू लगाए बैठे, हाँ बिल्कुल। अगला है आपका विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घर। अब किस प्रकार में कहाँ कहाँ कैसे घर बन सकते हैं, ठीक है। घर, इसकी कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, ठीक है। कुछ लोग गरीब होते हैं, वो मिट्टी के घर में रहते हैं, ठीक है। उन वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, ठीक है, वहाँ का जलवायु कैसा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है डिफाइन करती हैं कि वहाँ का जो विभिन्न क्षेत्र हैं वहाँ किस प्रकार से घर बन सकते हैं, कि व्यक्ति अमीर है या गरीब है। अगर गरीब होगा तो बेचारा मिट्टी के घर में रहेगा या टीन शेड बना के रहेगा, लेकिन अगर पैसा उसके पास मिडिल फैमिली है तो वो क्या करता है कि मिट्टी के घर बना के रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घर, ठीक है, कैसे किस प्रकार से घर कहाँ बनते हैं। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन सीटेट में भी आया था कल वाले एग्जाम में, अभी मैं उसको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आया था, और आपकी यूपी टेट में यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। चलिए देखते हैं मिट्टी का घर। अब मिट्टी का घर क्या होता है कि मिट्टी का घर जो है गांव में आप लोग देखते होंगे, गांव में अक्सर बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है कि क्या होता है कि गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इनकी दीवार जो है मोटी मोटी होती है, इनकी जो दीवार होती हैं मोटी मोटी होती हैं। इससे क्या होता है कि बाहर की जो गर्मी है वो दीवार को हमारी पार करके अंदर नहीं आ पाती है और हमारा अंदर का वातावरण जो है ठंडा बना रहता है। इसलिए हम गाँव में अक्सर मिट्टी के घर बनाते हैं, ठीक है। और इन मिट्टियों को क्या करते हैं? इन मिट्टियों को हम समय समय पर लीपते हैं, लीपा करते हैं, ठीक है। किससे लीपते हैं? गाय के गोबर से, ताकि इनमें कीड़े मकोड़े ना आए और मिट्टी हमारी सुरक्षित रहे और पर्यावरण के हित में रहे, ठीक। हम देखते हैं कि मिट्टी को जो है मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा मिला दिए। आप जो गांव से जो लोग निवास करते होंगे, ठीक है, वो देखते होंगे कि जब मिट्टी की घर वर बनता है तो उसमें बीच में हम लोग गाढ़ा उसको बोलते हैं, गांव में गाढ़ा बोलते हैं। और जब गाढ़े का घर बनाते हैं तो उसमें हम लोग भूसा मिला देते हैं, इसके बाद हम अपनी दीवार को बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? भूसा मिलाने से क्या होता है? भूसा मिलाने से हमारा जो दीवार होता है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अब लोग पूछेंगे भूसा क्या होता है? अरे भैया, भूसा तो वही है ना जो एक भोजपुरिया का गाना आया था कि चैत में दौरी चल रहा है, थ्रेसर से भूसा निकल रहा है। तो आपका जो चैत होता है वो देखिए, यहाँ से भोजपुरिया गाना भी 1 नंबर आपको दे देगा कि चैत आपका क्या होता है? चैत होता है हिंदी में प्रथम महीना। हिंदी में प्रथम महीने को चैत कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में जनवरी आप बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में वैसे आपका चैत होता है। चैत बैसाख, ये जो आपका हिंदी का मंथ होता है तो पहला महीना चैत्र का होता है। तो वही चैत में दौरी चल रहा है, थ्रेसर से भूसा निकल रहा है। अरे भोजपुरिया वाले नरक मचा के रखे हैं। तो वही थ्रेसर से भूसा निकल रहा है, 1 नंबर वहाँ से आपको मिल जाएगा। भूसा वही होता है जो गेहूँ को थ्रेसर में लगा के हम भूसे की प्राप्ति करते हैं और इसको गाय भैंस खाते हैं चारे के रूप में। दूसरा हमारा है कि बांस या लकड़ी के घर। बांस या लकड़ी के घर कहाँ बनते हैं? असम में। यही प्रश्न आपका कल पूरा बाखूबी यही प्रश्न आ गया था असम में, कि पूछा था कि बांस के घर प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? तो असम में। ऐसा क्यों होता है दोस्तों असम में? क्योंकि क्या होता है, वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए वहाँ के जीव 12 से 15 जो मनुष्य हैं 12 से 15 फीट ऊपर तंबू लगाकर बांस के
अपना घर जो है ऐसे बनाते हैं ताकि नीचे अगर पानी भी रहे तो उनके घर को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये हमारा बांस या लकड़ी के घर असम में पाए जाते हैं क्योंकि बारिश वहाँ होती है और इसलिए बांस के घर ऊंचे ऊंचे वो लोग बनाते हैं। अगला देखते हैं हमारा पत्थर या लकड़ी के घर। पत्थर या लकड़ी के घर कहाँ पाए जाते हैं? ये पहाड़ी इलाके में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ भी बारिश होती है और बर्फ़ पड़ती है, जैसे आपका लेह हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर। यहाँ पे क्या होता है, ये बारिश होती है और बर्फ़ पड़ती है, इस वजह से लकड़ी या पत्थर के घर बनाते हैं। ऐसा करने से ये लोग अपने छत को जो है ढलवा बना देते हैं। छत को कैसे करते हैं? ढाल बना देते हैं ताकि जो भी बर्फबारी हो या आप देखते होंगे इस तरीके से होता है ताकि अगर जो कोई भी चीज़ गिरे तो हमारा इधर से या इधर से सरक जाए। तो ये ढलवा होता है, ढाल होता है इसमें, ताकि पानी या बर्फ जो भी गिरे वो ज़मीन पर गिर जाए, वहाँ टिकी ना रहे। इसलिए लकड़ी या पत्थर के घर कहाँ बनाते हैं? ये बनाते हैं लेह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, जहाँ भी बर्फबारी होती है वहाँ इस तरीके के घर पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ। अब ईंट के मकान या ऊंची इमारतें, ईंट के मकान या ऊंची इमारतें, ठीक है, ये कहाँ बनाया जाता है? ये भारत के मैदानी भागों में बनाया जाता है जहाँ की भूमि समतल होती है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती, कितनी भी बारिश हो, कितनी भी वर्षा हो, कितने भी ओले पड़े, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह जो है इस प्रकार के मकान समतल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, और ऊंची इमारतें आप लोग बड़े बड़े हाईटेक शहरों में देखते होंगे, जैसे दिल्ली, मुंबई, ठीक है, कानपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, ये सब बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घर पाए जाते हैं। पटना हो गया, हाँ, शहरों में ऊंचे ऊंचे घर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बिल्डिंग्स आपकी जो हाईटेक सिटी होती है, बेंगलुरु जैसे सिलिकॉन वैली भारत का। पांचवा है बर्फ़ का घर या इग्लू, इसको बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, बर्फ़ का घर या इग्लू। ठीक है, इसको इग्लू भी बोलते हैं बर्फ़ के घर को। तो ये बर्फीली क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि एस्किमो एक जो शिकारी हैं, यहाँ इनका अस्थायी निवास होता है। कैसा निवास होता है? अस्थायी निवास होता है। जो हमारा एस्किमो होता है, एक जनजाति है, और उन शिकारियों का अस्थायी निवास होता है बर्फ़ का घर या इग्लू, इसी को बोलते हैं। ठीक है, और इसको बनाने से बर्फ़ का घर, जैसे बर्फ़ के घर, बर्फ़ के टुकड़ों से ये घर बनता है। इससे क्या होता है कि जो हमारी इनकी दीवारें जो मोटी होती हैं और इनके बीच जो अंदर की जो गर्म हवाएं हैं वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, और जो बाहर की ठंड हवाएं हैं वो इसके अंदर नहीं आ पाती हैं। तो बर्फ़ का घर या इग्लू जो है बर्फीले क्षेत्रों में बनता है। चलिए, हमारा अगला है नंबर 6 है हाउस बोट। हाउस बोट, हाउस मतलब होता है घर और बोट मीन्स होता है नाव पर। नाव पे बना घर ये हमारे कहाँ होते हैं? हाउस बोट कहाँ पाता है? ये आपके केरला व कश्मीर में पर्यटकों के लिए होता है। ठीक है, अगर आप कभी घूमने जाते हैं, ठीक है, केरल में या फिर कश्मीर में, तो वहाँ क्या मिलेगा आपको? हाउस बोट मिलेगा। मतलब जो है पानी में नाव होगा और नाव पे आपको बैठ के तैराकी कराई जाएगी, जैसे डल लेक हो गया, ठीक है, वुलर लेक हो गया कश्मीर में, ठीक, हाँ, श्रीनगर। और आपके केरला में भी ऐसे झील हैं टूरिस्ट के लिए। अगर आप वहाँ घूमने जाते हैं तो नारियल ओरियल केरला में ज़्यादा पाया जाता है, तो नाव पे बैठ के नारियल पीते हुए आप टूर की मज़ा ले सकते हैं। कहाँ पे? केरला में। और अभी आजकल ट्रेंड में टिहरी लेक, जो भारत का टिहरी बांध है, सबसे ऊंचा बांध है भारत का, और वही एक टिहरी लेक उत्तराखंड में है। टिहरी लेक, टिहरी झील है, और यहाँ पे भी हाउस बोट की सुविधा आपको मिल गई है, और यहीं पे लोग अपनी प्री वेडिंग शूट कराने जाते हैं। अगर आप भी शादी कर रहे हैं, ठीक है, आप भी कपल हैं, तो आप भी अपना प्री वेडिंग शूट कराने कहाँ जा सकते हैं? नया आपके लिए खुल गया है टिहरी लेक उत्तराखंड में। अगला देखते हैं डोंगा। एक तो डोंगा होता है जिससे आप खाना देते हैं, वो वाला नहीं, ठीक है, डोंगा ये दूसरा है। डोंगा है कश्मीर में नक्काशी रहित हाउस बोट है। ठीक है, इसमें नक्काशी नहीं होती है, नक्काशी रहित है, इसमें नक्काशी नहीं होती है। ये डोंगा जो है कश्मीर में पाया जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कश्मीर में जो डोंगा पाया जाता है वो नक्काशी युक्त होती है, नक्काशी रहित होती है? तो ये नक्काशी रहित होती है डोंगा, यह कश्मीर में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हवेली। हमारा 8वां और लास्ट है हवेली या महल या किले। ये कहाँ पे होते हैं? ठीक है, ये अमीरों का घर होता है। मुगल काल में जैसे आप देखेंगे कि राजा महाराजा जो है, जमींदार या अमीर लोग ऐसे घर बनवाते हैं हवेली, जैसे जयपुर में, ठीक है, आमेर का किला हो गया, ठीक है, राणा प्रताप का किला हो गया था, सवाई मानसिंह का किला हो गया था, जल महल हो गया था। तो आप जो भी देखेंगे सब ज़्यादातर जो है राजस्थान के क्षेत्र में ऐसे महल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारे रजवाड़े वहीं राजस्थान में ही हुए थे, और एमपी में भी कुछ ग्वालियर में थे, ठीक है, मथुरा में इधर थे, आगरा में थे। आप दिल्ली में देखेंगे जैसे स्थापत्य कला में मुगलों ने, शाहजहाँ ने बहुत सारा काम किया था, जैसे आपको उसने ताजमहल बनवाया था, ठीक है, और दिल्ली में लाल किला बनवाया था, जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, किसने? शाहजहाँ ने। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो शाहजहाँ जो है मुगल काल में काफ़ी जो है काम किया है स्थापत्य के लिए, जो इसको आप लोग हवेली, महल या किला बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, ठीक, जैसे राजस्थान का जो जयपुर में है हवा महल। जयपुर में क्या है? हवा महल। तो हवा महल में 500 कुछ खिड़कियां हैं, ठीक है, वहाँ क्या होता है? हवाएं आती रहती हैं। हाँ, अब चलिए अगला देखते हैं।
हम लोग देखते हैं परिवार के बारे में। परिवार के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि परिवार आपका क्या होता है, व्हाट इज़ फैमिली। क्योंकि सब भी परिवार में हैं, सब लोग परिवार में रहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि परिवार होता क्या है। परिवार, हम लोग परिवार के बारे में देखते हैं। हाँ, मनुष्य जो है, मनुष्य के साथ साथ सभी जीव जंतु अपने बच्चों के साथ रहते हैं, ठीक है, और उन्हीं को परिवार कहते हैं। पूरे पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु हैं, सब लोग अपने फैमिली के साथ रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, और वही हमारा परिवार होता है। और इसको अगर सीधे शब्द में आप कहेंगे तो ये हो जाएगा कि मनुष्य के परिवार में सभी लोग आते हैं जो एक दूसरे से रक्त संबंधित होते हैं, ठीक है, खून से संबंधित रिश्ता होता, कहते नहीं हमारा खून का रिश्ता है, तो वही खून का रिश्ता मतलब आप एक परिवार में हैं। और परिवार आपका कितने प्रकार का होता है, मैं बताता हूँ। परिवार आपका कितने प्रकार का होता है, परिवार दो प्रकार का। देखिए यहाँ पे आपका पारिवारिक एक वृक्ष के रूप में दर्शाया गया है, और उसमें आपके एकल परिवार होता है और संयुक्त परिवार होता है। तो परिवार आपका दो प्रकार का होता है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। अब देखते हैं एकल परिवार क्या होता है, यानी सिंगल फैमिली, एक परिवार जहाँ हो, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ और उनके चिल्ड्रन हो, यानी एक माता पिता हो और उनके बच्चे हों, अविवाहित हो, जो अविवाहित बच्चे हों, वो होता है एकल परिवार। ठीक, एकल परिवार क्या हो गया कि जहाँ पे सिर्फ माता पिता हों और उनके छोटे छोटे बच्चे हों, ठीक है, वो होता है एकल परिवार। और जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार क्या होता है, ठीक है, ये हमारा सिंगल देख लिया। अब हम जॉइंट के बारे में देखते हैं। संयुक्त परिवार जिसमें होता है ताऊ ताई, कैसे लोग, कहीं लोग बड़े पापा बड़े मम्मी कहते हैं, ठीक है, कई लोग काका काकी कहते हैं। तो ये होता है जिस परिवार में ताऊ ताई, उनके बच्चे हों, ठीक है, माता पिता खुद हों और उनके बच्चे हों, चाचा चाची हों, उनके बच्चे हों, और बुआ हों जिनकी शादी ना हुई हो। तो ऐसे सभी परिवार को हम लोग जॉइंट फैमिली कहते हैं। जैसे हम लोग अक्सर गांव में जॉइंट फैमिली में रहते हैं, लेकिन शहरों में वही सिंगल फैमिली हो जाता है, क्योंकि कोई कोई किसी की ड्यूटी कहीं होती है, किसी का ड्यूटी कहीं होता है। तो इसके कुछ कारण भी होते हैं, ठीक है, कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान। जैसे एकल परिवार का फ़ायदा क्या होता है कि उनका देखभाल अच्छे से नहीं हो पाता है, इनका नुकसान होता है इसमें, क्योंकि माता पिता कहीं चले जाते हैं तो बच्चे घर में अकेले हो जाते हैं, तो यहाँ इनका लॉस होता है। लेकिन यही जॉइंट फैमिली में बात करें, अगर कोई बच्चा घर पे है और उनके माता पिता कहीं चले जाते हैं तो उनके ताई ताई देखते हैं, उनको चाचा चाची देखते हैं, और भी लोग रहते हैं जो उनकी निगरानी कर सकते हैं। तो ये लॉस होता है एकल परिवार में। और फायदा क्या होता है कि इनका जो पोषण स्तर होता है, पोषण होता है, वो ठीक से हो पाता है एकल परिवार में। वहीं संयुक्त परिवार में उतने लोग रहते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं एकल परिवार में, कि बच्चों पे अत्यधिक जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बच्चे को विकास अच्छे से हो पाता है। एकल परिवार में किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। लेकिन संयुक्त परिवार में हम देखते हैं कि महिलाओं के कारण जो है अक्सर ऐसे वाद विवाद देखने को मिलते हैं। ठीक, कहते हैं कि जहाँ दो से ज़्यादा थालियाँ रहेंगी वहाँ तो थालियों में आवाज़ तो आएगी। तो वही है कि संयुक्त परिवार में अगर ज़्यादा लोग रहते हैं तो कुछ अनबन होती है, और उसकी वजह से वो लोग सिंगल फैमिली बना लेते हैं। चलिए, हम लोगों ने परिवार के बारे में देख लिया। ठीक है, परिवार क्या हो सकता है कि एक परिवार के सदस्यों को बहुत सारे गुण मिल सकते हैं। कौन कौन से गुण मिल सकते हैं, जैसे उनकी नाक मैच करेगी, ठीक है, उनका आँख मैच करेगा, आइज़ मैच करेंगी, ठीक, उनका रंग मैच करेगा, गोरा काला, ठीक है, बाल मैच करेंगे, ठीक है। तो ये आनुवंशिकता जो है, ये आनुवंशिकता मैच करेगी, हाव भाव, उंगलियां, बाल, ठीक है, गाल, नाक, रंग, ये सब मैच कर सकता है अगर वो परिवार में खून से संबंधित हैं। और यही क्या होता है कि बच्चों के गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। जो बच्चों का गुण होता है एक दूसरे के, जो किसी से मैच करना, वही आपका आनुवंशिकता होता है, यही होता है जेनेटिक। चलिए, आप आइए अब हम लोग जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, आनुवंशिकता क्या होता है। ठीक है, ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक थे ग्रेगर जॉन मंडल, जिन्होंने आनुवंशिकता की खोज की, और इसीलिए इनको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मंडल। एक नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो ऑस्ट्रिया के थे, इनको फादर ऑफ जेनेटिक या आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपना प्रयोग कैसे किया था, इन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे पे किया था। क्यों किया था, क्योंकि मटर के पौधे का प्रयोग करके यह पता लगाया जा सकता है कि पिछली जो पीढ़ियों के गुण है अगली पीढ़ियों में कितना आता है, और पिछली पीढ़ियों का जो गुण होता है वो मटर के पौधों में अगली पीढ़ियों में बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पे सर्वप्रथम आनुवंशिकता का प्रयोग किया था। ठीक है, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जो आनुवंशिकता के पिता कहे जाते हैं, उन्होंने सर्वप्रथम किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे पे। और मटर का जो साइंटिफिक नेम है वो है पाइसस सटाइबम। क्या नाम है उसका, पाइसस सटाइबम। तो यहां से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, मैं एक भी प्रश्न नहीं छोड़ने वाला हूं, क्योंकि आपको मेरा वही फिर टारगेट मैं आपको बता रहा हूं। क्या टारगेट है, 130 प्लस नंबर दिलवाना इन्वायरमेंट सहित पूरे पांचों विषय में। ठीक है, हमने देख लिया, प्रयोग देख लिया। अब देखते हैं कि जो आपके आनुवंशिकता में क्या क्या लक्षण मैच कर सकते हैं अपने माता पिता से। जैसे रुधिर वर्ग हमने बताया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने इनकी खोज की थी, जिसमें आपके रुधिर वर्ग ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ठीक है, अगर
माता पिता के खून या रक्त से बच्चे के रक्त समूह का पता चल जाता है। हम जैसा कि जानते हैं कि अगर किसी माँ का यानी मदर का ब्लड ग्रुप ओ है और फादर का ब्लड ग्रुप ओ है तो बच्चे का 100% हम बता सकते हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ ही होगा। ठीक है, अगर माता का ओ है और पिता का ए है तो हम कहेंगे 50-50। 50 जो है वो ओ भी हो सकता है, ठीक है, और 50 जो है वो ए भी हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ नियम दिए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखते हैं, अब हम देख लेते हैं कि कुछ जो है कथन। ठीक, किसने क्या कहा था, यहाँ से आपके प्रश्न बन जाते। रूसो ने कहा था कि समाज बालक को दूषित करता है, समाज जो है बालक को दूषित करता है, ये किसका कथन है, स्टेटमेंट ऑफ रूसो। इसके बाद पेस्टोलॉजी जी क्या कहते हैं, कहते हैं बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है जिसमें अनौपचारिक शिक्षा दिया जाता है। अब यहाँ देखते बात आती है अनौपचारिक और औपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक मतलब होता है कि इसका कोई निश्चित नहीं होता है, ये अनिश्चित होता है। अनौपचारिक मतलब बहुत ज़्यादा घुल मिल होता है। अगर वहीं बात करें हम औपचारिक क्या होता है, तो औपचारिक आपका होता है कि जैसे स्कूल में शिक्षा होता है एक आपका, जब भी औपचारिक शब्द आ जाए तो वहाँ आप निश्चित जोड़ लीजिए। क्या जोड़ लीजिए, निश्चित, निश्चित समय, निश्चित जगह, ठीक है, निश्चित बात, निश्चित समय, मतलब हर चीज़ यहाँ निश्चित होगा। औपचारिक वही आपका होगा। लेकिन अनौपचारिक होता है, अनिश्चित होता है। वो बच्चा घर में रहता है, कब पढ़ेगा, कब सोएगा, कब उसको परिवार वाले मारेंगे, कब डांटेंगे, कब खिलाएंगे, ये सब अनिश्चित होता है। इसलिए पेस्टोलॉजी ने कहा कि बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है जिसमें अनौपचारिक शिक्षा दिया जाए। वहीं फ्रोबेल जी कहते हैं कि माता जो है आदर्श अध्यापिका होती हैं। माता क्या होती हैं, आदर्श अध्यापिका होती हैं। हाँ, फ्रोबेल जी कहते हैं ये। और बालक का प्रथम टीचर कौन होता है, वो होता है, बालक का प्रथम शिक्षक होता है माता। ठीक है, शिक्षक होता है वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, मेल ऑब्लिक फीमेल। तो कई लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि अगर बालक का प्रथम शिक्षिका उनकी माता है तो बालक का प्रथम शिक्षक कौन है, तो उनकी शिक्षक या शिक्षिका एक ही बात होता है। टीचर्स इसको आप लोग लिखते हैं ना इंग्लिश में कहते हैं अध्यापक के लिए क्या कहते हैं, अध्यापक हो या अध्यापिका हो, दोनों के लिए टीचर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेल या फीमेल कोई भी होगा। तो बालक का, शिशु का पहला जो उसका गुरु होता है वो कौन होता है, उसकी माता होती है। चलिए आइए और कुछ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में पारित हुआ था और इसका लागू कब किया गया था, सन 2007 में। इसके बाद से नियम बन गया था कि लड़कों की जो शादी की न्यूनतम वर्ष होगी वो 21 वर्ष होगी। ठीक है, कितनी होगी, 21 वर्ष होगी। और लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी होगी, 18 वर्ष होगी। लड़कों की कितनी होगी, 18 वर्ष, लड़कों की 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष होती है। ये बाल विवाह निरोध अधिनियम कब भारत में आया था, 2006 में आया था, लेकिन लागू हुआ था, कब हुआ था, 2007 में लागू हुआ था। ठीक है, अगर लागू का पूछा जाएगा तो 2007, लेकिन लागू का वैसे पूछा नहीं जाता है, पूछा जाता है कब आया था, तो 2006 में आया था। जिसमें लड़कों की शादी 21 वर्ष यानी बॉयज़ की जो शादी होती है, ठीक है, हम लोग जैसे हैं तो हम लोग की शादी 21 वर्ष में कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं लोग, 30 में करते हैं, 35 में करते हैं। ठीक है, हाँ, बाकी तो काम होता ही रहता, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों का न्यूनतम जो है 18 वर्ष आयु है शादी के लिए, कि वो एलिजिबल हो जाती हैं, 18 वर्ष के बाद वो शादी कर सकती हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है फिर। ठीक है, ये रूल 2007 में लागू हो गया था और 2006 में बन गया था। चलिए आइए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं टेट में, प्रीवियस ईयर में, तो टेट में कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जैसे क्या है कि भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह की योग्य की न्यूनतम आयु क्रमशः क्या है। तो लड़के की आयु क्या होनी चाहिए, 21 वर्ष, और लड़कियों की 18 वर्ष। आपसे अगर पूछ लिया जाए नियम कब आया था, तो नियम आया था 2006 में, लागू कब हुआ था, तो 2007 में। ठीक, इतनी बातें यहाँ से पता चल गई हमको। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या एग्जाम में आया हुआ है कि एग्जाम में कि बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। अभी हमने देखा था कि बच्चे को पहला पाठ सामाजिक, ये कथन किसका था, ये कथन था पेस्टोलॉजी का। और कहाँ से प्राप्त होता है, तो होता है परिवार से, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैमिली से। ये आया छत्तीसगढ़ टेट 2011 में क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एकल परिवार से क्या तात्पर्य होता है। ठीक है, एकल परिवार में कौन कौन से लोग आते हैं, तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए कमेंट करके। हाँ, ऑप्शन क्या कहता है, 1950 के बाद ये परिवार बना, नहीं, ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। परिवार जिसमें माता पिता उनके बच्चे हों। ठीक है, आपका एकल परिवार क्या होता है, सिर्फ ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, वही परिवार आपका एकल परिवार होता है। जिसमें पति पत्नी होते हैं ऐसे नहीं, बच्चे का भी होना एकल परिवार होता है। संपूर्ण दादा दादी, उनके माता पिता एवं दादा दादी हों, ये क्या होता है, जॉइंट फैमिली होता है, JF यानी संयुक्त परिवार इसको कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका राजस्थान टेट में 2011 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपके सारे प्रश्न बन सकते हैं। हाँ,
अब देखिए यूपी टेट की जो आपकी सजीवन बूटी लेक्चर चल रही है मैथ की, वो प्रतिदिन आपको 2 बजे के आसपास मिल जाती है। तो आज हमने कराया था पार्ट 4 वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। आप सेकंडों में देख के तुरंत उत्तर निकाल सकते हैं, तो जाके इसको देखिए। टेट में यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और आज हमने आपको करा दिया कि आश्रय और परिवार से महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो आज ही जाइए आप लोग, दोनों लेक्चर को देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अब मैं अंत में बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किस चैनल को सब्सक्राइब करना? द फायर स्टडी को। और वहाँ पे एक घंटी बना होगा, उसको जो है दबा देंगे। इसके बाद जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी, ठीक है। वीडियो कहीं रोकते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में मैथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।